हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप, नागरिकता, पॉलिटी क्लास 11 राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, जैसे कि हम स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, सामाजिक न्याय है, अधिकार है, और आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता। इसके बाद दो और आपकी क्लासेस इसमें बचेंगी, एक है आपका राष्ट्रवाद और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। और इन पॉलिटिकल थ्योरीज को समझने के बाद फिर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। दोनों ही क्लासेस क्लास 11 की बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और चूंकि हमें लक्ष्मीकांत सीरीज स्टार्ट करना है, स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले 11th-12th का जो आपका बेसिक एनसीईआरटी है उसको हम कवर करेंगे। आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इससे समझने को मिलते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप कैसे उसको जोड़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी समझने का मौका हमें मिलता है। इंटरेस्टिंग भी है, प्लस हर एक चीज़ को जानने समझने के लिए कि एक वो व्यक्ति जिसको कि जो कि वह स्वतंत्रता को वैसे ही महसूस कर रहा है, लेकिन उसने कुछ पढ़ा नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है, और चूंकि आपने पॉलिटिकल थ्योरी का बुक पढ़ा है तो आपके पास जो स्वतंत्रता के मायने हैं वे बहुत ज़्यादा हैं। आप जो अपनी स्वतंत्रता को समझते हो वह सीमित भी कर लेते हो, क्योंकि आपने हारी सिद्धांत भी पढ़ लिया। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दूसरे का भी सम्मान करोगे, क्यों? क्योंकि आपने जॉन रॉल्स की थ्योरी पढ़ ली, आपने वोल्टेयर का कथन पढ़ लिया कि मैं तुम्हारे बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे कहने के अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूंगा। तो यहाँ पर इस तरह की थ्योरीज को जानने और समझने के बाद, सीखने के बाद हम बहुत कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को डीप तरीके से समझ पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले एक और कॉन्सेप्ट की, जो कि सिटीजनशिप। देखो, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूज क्या है, इसमें मेंस में यूज है, आंसर राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में इसका यूज है। आप वर्तमान में देखेंगे कि चाहे रूस यूक्रेन का विवाद देख लो, युद्ध देख लो, विवाद कहना सही नहीं होगा, जब युद्ध ही है तब विवाद कैसा। तो यहां पर हम देखते हैं कि चाहे इस तरह के हम वॉर देख लें, या फिर हम जलवायु परिवर्तन के कारण और भी विभिन्न देशों के द्वारा जो उनके नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी क्राइसिस के चलते वहां से छोड़ के दूसरे देश में भाग के आ रहे हैं। या फिर हम देखें कि जैसे अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट देख लें। अफगानिस्तान का अगर आप सारा मामला देखेंगे तो समझ में आएगा कि वहां से भी लोग किस तरह से जान बचाकर अपनी भाग रहे हैं। अब अगर यहां पर लोग बचाकर अपनी जान भागेंगे, कहता है कि एक रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 के दौरान लगभग 1.5 लाख लोगों ने, 1,60,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया। अब यहां पर ये जो भारतीय नागरिकता को त्यागने का क्या आधार रहा, आखिर क्यों उन्होंने नागरिकता को त्याग दिया, ऐसी क्या परेशानियां थी उन्हें, कुछ रिपोर्ट्स की हम बात करेंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं कि केवल स्टैटिक देखेंगे, कि करंट अफेयर से भी जोड़कर हम चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक स्टैटिक को करंट के साथ नहीं जोड़ोगे तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। अब देखो, जैसे कि ऐसे में आप लिखेंगे, मीन्स आंसर राइटिंग में कुछ भी आप लिख रहे हैं और आप देख रहे हैं जैसे शरणार्थी संकट बहुत बड़ा संकट है। अगर हम रिफ्यूजीज की बात करें, शरणार्थी संकट भारत के संदर्भ में बात करें तो आप देखेंगे कि चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है, चाहे और भी जो उसके पड़ोसी देश हो, भारत जो है वह शरण देने की अपनी जो नीति है उसको आगे रखता है। आपने नया नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है वह भी पढ़ा होगा, जिसमें से काफी सारे लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए रहने के जो वर्ष थे उनकी अवधि कम कर दी गई, 11 साल से 5 साल कर दिया। कौन कौन से समुदाय थे वे, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि शरणार्थी संकट की अगर हम बात करेंगे विश्व स्तर पर, तब आपको इसके जो पॉइंट्स है वह काम आएंगे। जैसे कि नागरिकता के अगर आप परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं कि नागरिकता जो है वह क्या है, नागरिक और राष्ट्र के बीच में क्या संबंध है, पूर्ण और समान सदस्यता किसे कहा जाए, इक्वल राइट समान अधिकार किसे कहा जाए, यूनिवर्सल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह आता है। नागरिकता के बारे में अगर मैं सिंगल लाइन आपसे कहूं कि नागरिकता आप परिभाषित करो, केवल 10 शब्द आपको दिए, तब आपको क्या कहना है कि किसी नागरिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता। नागरिकता क्या है? किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान नागरिकता। किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान नागरिकता नहीं, सदस्यता वर्ड आई थिंक ज्यादा सही रहेगा,
है ना, नागरिकता तो है ही समान सदस्यता, मतलब समान जो सदस्यता है वह आपके पास है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की। सो यहां आपको याद रखना है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ आ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब देखो हमें इसी परिभाषा को, कि अगर हम ये कहें कि कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना, तो विश्व के हम विभिन्न विभिन्न जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी बात करेंगे, जो लोकतांत्रिक नहीं है कुछ उनकी भी चर्चा। जैसे कि हम देखते हैं कि इजराइल या फिर बाकी इस तरह के जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, मध्य एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं कि अगर ये व्यक्ति इस धर्म का होगा तब हम इसे नागरिकता ज्यादा देंगे। नागरिकता देने के जो इसको तरीके हैं वो बहुत आसान होंगे। आप देखेंगे कि बहुत से जो भारतीय हैं वे सऊदी अरब चले जाते हैं, और उन भारतीयों में जाने वाले आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। उसके पीछे कारण होता है कि वह उस धर्म के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, नागरिकता देने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो किसी ने धर्म की नीति अपना ली। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो एक तो ये हो गया कि अगर हम ये देखें इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कि क्या नागरिकता का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, क्या ऐसा है कि आप अमेरिका में सीधा जाके रहने लगो तो क्या आपको वह नागरिकता दे देगा? आप अगर वहां पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपको वहां की, अगर हम ये देखें कि पूरी कंप्लीट मेंबरशिप कैसे मिलेगी और कब कहा जाएगा कि आप सिटीजन है। सेम बात अगर हम भारत की कर ले तो भारत के संदर्भ में क्या नागरिकता के पैमाने हैं, किस आधार पर नागरिकता दी जाती है और वापस ली जाती है, तो हम देखेंगे कि जैसे कि वंश है, जन्म है ना, देशीकरण है, कुछ पंजीकरण है, या फिर किसी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत कर लेता है तो वो अपने आप भारत के नागरिक हो गए। 5 आधार ऐसे हैं जिसके आधार पर भारत नागरिकता प्रदान करता है। अब ये जो आधार है नागरिकता प्रदान करने के, वे विभिन्न देशों के अलग अलग होते हैं। अगर हम पहले, आज से आप 50 साल के पहले की बात कर लो, स्पेशली चलो सोशल मीडिया का जमाना अगर हम छोड़ दें, आप सोच लो कि आप सोशल मीडिया के जमाने से थोड़ा सा पहले हो जब कीपैड के फोन है, तब भी आपकी बात जरूर हो रही है, लेकिन आप उस तरीके से ग्लोबल नहीं हुए हैं। आपको न्यूयॉर्क के किसी एक मॉल में मान लीजिए अंधाधुंध गोलियों की बारिश हुई, ये घटना आपको पता चल गई, क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आपको हमदर्दी जो है वह जाग गई कि नहीं ये तो गलत हो गया, मानवता के प्रति गलत हो गया। आपने देखा हो कि पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल के, मतलब जो छोटे बच्चे शायद 4th-5th क्लास में पढ़ते होंगे, उन बच्चों के स्कूल में आतंकवादियों ने घुसकर बस गोलीबारी जो है वह शुरू कर दी। कितने बच्चों की जान चली गई? आपको ये जानकारी पता है, हालांकि पड़ोसी देश है, फिर भी हो सकता है सोशल मीडिया ना होता तो आपके पास ये जानकारी ना होती, तब आपके अंदर एक सहानुभूति, एक जो हमदर्दी है वह दुश्मन देश के लिए भी पैदा हो जाती है। तो ये क्या है कि आप एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं उस घटना से, उन लोगों के लिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके ये जो महसूस होना है, जब सुनामी आई थी भारत के इतने लोग प्रभावित थे, अब बाकी जो द्वीपीय देश थे जो सुनामी की लहर में चपेट में आए हुए थे, उन सभी के लिए पूरे विश्व स्तर पर एक सहानुभूति बिल्ड हो गई थी, सहानुभूति बन गई थी। विश्व नागरिकता ही तो है एक तरीके से कि हम सभी इसी विश्व में हैं, इसी पृथ्वी के, इसी गोले के हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सल और ग्लोबल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है यही कहता है। अब देखो जब हम वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं तो वैश्विक नागरिकता क्यों? क्योंकि अब हम देखो, राष्ट्र आपको क्या देता है? राष्ट्र आपको एक पहचान दे रहा है, राष्ट्र आपको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे रहा है कि मैं भारतीय हूं, हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, है ना। यहां पर हम ये कह रहे हैं। या फिर कोई कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं जर्मनी का हूं। तो यहां पर जब आप अपनी पहचान, अपने नाम, अपनी जाति, अपनी कम्युनिटी, ये सारी ना बताते हुए आप विश्व स्तर पर अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बताते एक तरह से कि मैं भारतीय हूं, ठीक है, इंडियंस हूं, तब ऐसे में बच्चों ये आप देखोगे कि वैश्विक नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मैं भारतीय हूं, ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट हो गया। हम सब भारतीय है ना। आपने भारतीय लगा लिया, किसी ने जर्मनी का व्यक्ति लगा लिया, किसी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, किसी ने कहा कि मैं ब्रिटिशर्स हूं। ऐसे में हम देखेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप, एक राष्ट्र की नागरिकता आपको सुरक्षा दे रही है, अधिकार दे रही है ना। लेकिन कभी कभी अब जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सारे देश आपस में जुड़ चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृति, व्यापार, है ना, सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, सब कुछ जुड़ रहा है।
तब ऐसे में केवल अगर हम ये कहें कि राष्ट्र हमारी रक्षा कर लेगा, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब ऐसे में विश्व नागरिकता की बात आती है कि केवल अगर हम राष्ट्रीय सीमाओं में रहकर सुरक्षा की बात करें तो विश्व स्तर पर जो वैश्विक नागरिकता है वह हमें उन चैलेंजेस से बचाती है जो एक राष्ट्र के नागरिक होने पर भी हम पर आ जाती है ना। मान लीजिए दो देशों के बीच की बात कि जैसे आप देखेंगे कि कोविड के दौरान कुछ बच्चों को है ना, जो बाकी जगह बाहर पढ़ने गए हैं, अब्रॉड पढ़ने गए हैं, विभिन्न देशों में शिक्षा के लिए गए हैं, या फिर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने कब्जा किया तब भारत सरकार के द्वारा जो हवाई जहाज और जो मदद है वह भेजी गई कि जो भारतीय नागरिक है उनको निकाल लिया जाए, है ना। तब उन्होंने आसानी से आने दिया, उनको रोकने का जो प्रयास है वह नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के मौकों से, इस तरह की आपदाओं से, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए हम केवल राष्ट्र की नागरिकता का ख्याल नहीं रख सकते। उसके लिए अगर हम विश्व स्तर पर हमारी मित्रता है, विश्व स्तर पर अगर वर्चस्व है, तब आपको इस चीज का फायदा मिल जाता है। तो अब हम वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं। जब हम शरणार्थी संकट की बात करते हैं, फिलिस्तीन के शरणार्थी संकट की बात करें, या फिर विभिन्न देशों के द्वारा जहां पर कोई संकट है, कोई युद्ध है, ठीक है, या फिर वहां पर सूखा है, अकाल है। अभी वर्तमान में कई ऐसे देश रहे जो विभिन्न आपदाओं से प्रभावित थे। ऐसे में उन सभी देश के जो नागरिक हैं वो किसी अन्य देश में जाके शरण ले, लेकिन वहां पर उनको अधिकार ना दिए जाए। अगर अधिकार नहीं दिए जा रहे, जीवन की भी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, कानून तो ठीक है, जीवन की भी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, तो ये गलत है। ऐसे में हम एक सार्वभौमिक सिटीजनशिप, यूनिवर्सल जो सिटीजनशिप है, इसकी बात करते हैं। नागरिकता में हम देखेंगे कि पूर्ण व समान, देखो पहले थोड़ा सा और समझ लो फिर हम स्टार्ट करते हैं। नागरिकता में कहा जाता है कि एक नागरिक होने का मतलब है कि अगर हम सबको भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो ये ना देखा जाए कि कौन पुअर है, कौन रिच है, सभी को राइट टू वोट दे दो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्लम्स में रह रहे हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास बुनियादी अधिकार नहीं है। तो ऐसे में क्या पूर्ण और समान सदस्यता है? इंडियंस के अलावा हम कहते हैं कि ठीक है, मैं एमपी से हूं, आप हरियाणा से हैं, कोई मुंबई से है तो वो खुद को मुंबई कर कहता है। एक नारा चला कि मुंबई मुंबई वालों के लिए, दिल्ली दिल्ली वालों के लिए, है ना। अगर इस तरह के नारे चले तो आपने एक राष्ट्र की नागरिकता में पूर्ण और समान सदस्यता की बात कहां की? आपने कहा कि मुंबई मुंबई वालों के लिए, ऐसे में जो बाकी वहां पे प्रवासी कामगार उन सबको भगा दो। इस तरह की घटनाएं हुई है। इस तरह की घटनाएं एक देश में हो जाएंगी। कहां ग्लोबल सिटीजनशिप, कहां यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात कर रहे हो, जब एक देश में ही इतनी परेशानियां हो सकती हैं। तो क्या इक्वल राइट्स है? तो नागरिकता को समझते हुए देखेंगे कि भारत के संदर्भ में नागरिकता के क्या कॉन्सेप्ट है ना। इक्वल राइट्स जो है वे हम किस तरीके दे सकते हैं, और इन तीनों की बात करेंगे। नागरिक और राष्ट्र के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, नागरिकता जो है वह किसे दी जाए, है ना, किन आधारों पर दी जाए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? कुछ लोगों का भी याद आया होगा। नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहता है किसी राजनीतिक समुदाय की, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता, पूर्ण व समान सदस्यता, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता को हम नागरिकता कहते हैं, ठीक है। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब देखो, ये जो नागरिकता होती है ये हमें सामूहिक पहचान देती है, मतलब हम इंडियंस हैं, है ना। तो यहां पर जो नागरिकता है ये हमें एक कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है वह दे रही है, सामूहिक पहचान होती है, सामूहिक पहचान। जैसे कि हम सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं। जो जर्मनी का है वह कहता है वो जर्मनी का है, जो अमेरिका का है वह कहता है हम अमेरिकन हैं, ठीक है, अमेरिकन हैं। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और ना केवल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बल्कि आपको जो सिटीजनशिप है वह क्या दे रही है,
अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं होगी, कल्पना करो कैसी स्थिति होगी, तो आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड राइट्स भी दे रही है। चलो आपको इसका महत्व मान लेते हैं, समझ में नहीं आया, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि नागरिकता का क्या महत्व है। दूसरे तरीके से समझ लें, अब एक प्रश्न में आप मतलब एक कंडीशन सोचो, आपके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, कंडीशन हो गई एक, है ना। आप इमेजिन करो, कल्पना करो, ठीक है, आप नागरिक किसी भी देश के नहीं हैं, मतलब एक तरीके से शरणार्थी हो गए। अगर आप शरणार्थी हैं तब ना तो आपके पास कोई कानूनी अधिकार है, ना ही आप वहां संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, ना ही आप वहां शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको नागरिकता के कॉन्सेप्ट को समझना हो, है ना, तो हम देखेंगे कि शरणार्थी या अवैध प्रवासियों की अगर हम चर्चा करें, रिफ्यूजीज एंड इलीगल माइग्रेंट्स, बहुत समस्या होती है, किसी तरह के इन्हें रहने की जगह जगह से खदेड़ दिया जाता है। आप रोहिंग्या सुन ले, ठीक है, अगर आप रोहिंग्या विवाद सुने, रोहिंग्या मामला सुने कि किस तरीके से ये जो है इन्हें रिफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में देखा गया, तो अगर आप शरणार्थी हो गए तब आपको इसका जो महत्व है नागरिकता का वह समझ में आएगा कि हम ये सोच लो कि मान लो आपको घर से निकाल दिया जाए, आपके पास कोई पहचान नहीं है, आपकी फैमिली की कोई पहचान नहीं है, ठीक है, आपके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, ना आपके माँ बाप ना आपके भाई बहन। उस स्थिति की कल्पना करो, आपको लगेगा कि अब कौन है ना। तो यहां पर वो एक कल्पना हो गई कि चलो आपका सामाजिक, आपका पारिवारिक जो पक्ष है वो नहीं रहा। इसके अलावा आप दूसरा पक्ष देखेंगे कि मान लीजिए राजनीतिक रूप से अगर आपकी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है, आप शरणार्थी हो चुके हैं, कहीं पर अवैध प्रवासी हो चुके हैं, आपके पास किसी तरह का अधिकार नहीं है, तो ऐसे में बुनियादी अधिकार, सुरक्षा और सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में बच्चों, जो आपकी नागरिकता है, नागरिकता का महत्व क्या है कि नागरिकता आपको सुरक्षा, बुनियादी अधिकार, नागरिकता क्या देती है? सुरक्षा, बुनियादी अधिकार, सुरक्षा, बुनियादी अधिकार और सहयोग। अगर आपको ये चीजें चाहिए ना, तब इसके लिए आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो कि यहां पर हम देखेंगे कि जो शरणार्थी या फिर जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, रिफ्यूजीज जो है बच्चों, इनके पास कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसी सरकार नहीं है, तो यहां पर सरकार इन्हें कोई गारंटी नहीं देती कि आपको इस चीज की गारंटी है ना, तो कोई गारंटी नहीं देती। बिना गारंटी के कैसे जियोगे भाई? किसी तरह की कोई राइट्स ही नहीं है, तो ना तो कोई गारंटी है, और इनके जो हालात हैं बहुत ही असुरक्षित हालात में रहते हैं। ये अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। असुरक्षित हालत में अपना जो जीवन यापन है वह करते हैं, आप यहां से इसका जो इंपॉर्टेंस है वह समझे, है ना। और यहाँ पर अगर हम ये अपने जीवन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, जैसे कि हम फिलिस्तीनी शरणार्थियों की अगर हम बात कर ले तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाँ, एक एग्जाम्पल जो मैं दे रही थी, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि किसी एक जो आप एक ऐसी जगह पर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं जो ऑफिशियली आपका थाना नहीं है, आप दूसरे थाने में गए तो उसने कहा कि वहां पे रिपोर्ट दर्ज करा। ऑलरेडी आप इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, इतना शोषित, इतने ज्यादा परेशान हालत में, और उसके बावजूद वहां का जो भी वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर था, एसएचओ था, जो भी वहां पर था, उसने क्या किया, आपसे कहा कि ये हमारे थाने का मामला नहीं, उस थाने में चले जाओ, है ना। तो यहाँ पर आप उतनी बात से परेशान हो गए कि आपको भले वह 1 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा थाना हो, लेकिन आप सोच रहे कि नहीं, मैं सुरक्षा के लिए अगर मांगने आई हूं तो मुझे यही सुरक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पर इस छोटे से, ये बहुत छोटी सी बात थी कि अगर सरकार, सोचो इस स्तर पर चीजें ऐसी है, तो आप वैश्विक नागरिकता की बात कैसे करोगे कि आप दूसरे देश में चले जाओ, वहां आपको सुरक्षा मिले, वहां आप किससे सुरक्षा मांगोगे? ठीक है। तो यहाँ पर एक सुरक्षा, एक सहयोग, और अगर आपको बुनियादी अधिकार चाहिए, और इन बुनियादी अधिकारों में अगर जानते हो नागरिक, एक व्यक्ति और नागरिक में क्या फर्क होता है? व्यक्ति तो हम सबको कह रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में जो टूरिस्टर जो आए हो वो सभी व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर हम नागरिक किसे कहेंगे? नागरिक जिसका उस राष्ट्र के साथ राजनीतिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, तभी तो हमने कहा कि नागरिकता आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी देती है, कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी देती है कि हम सब भारतीय हैं, है ना। तो ये नागरिकता है। तो यहाँ पर बुनियादी अधिकारों की अगर हम बात करें
इसमें एक इंपॉर्टेंट अधिकार है जो कि कल भी हमने देखा था, जो कि आपका पॉलिटिकल राइट। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक देश है वो अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देते हैं। राजनीतिक अधिकार क्यों चाहिए? राजनीतिक अधिकार क्या है? कल बताया था। कितने बच्चों को इसकी डेफिनेशन याद आ रही? अगर आपको डेफिनेशन याद आ रही है राजनीतिक अधिकारों की तो ही अच्छी बात है कि आपने रिवीजन किया है। रिवीजन किया करो, बिना रिवीजन के सब साफ हो जाएगा, यकीन मानो। रिवीजन नहीं करोगे तो मैं फिर वही बताऊंगी आपको कि मान लीजिए आपके जीएस पेपर 1 में, मेंस की बात कर रही हूं, जीएस पेपर 1 में 12 टॉपिक और हो सकता है उन 12 टॉपिक में 150 सब टॉपिक हो, 150। अगर आप ये सोचो कि मैं इनको, और उसमें सब टॉपिक के अंदर तो छोड़ ही दो, फिर कितने और टॉपिक्स उसमें हो सकते हैं। रिवाइज नहीं करोगे बच्चों, 5 साल क्या 10 साल कम पड़ जाते हैं यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कभी कभी आपको ये भ्रम हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिना आपको कभी कभी होता है ना, हम हवाई के लिए बना लेते हैं कि ठीक है मेरा तो फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एकदम यूपीएससी टॉप कर जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सोचना है, आपको मतलब बहुत बेसिक तरीके से अपना जो मूल्यांकन है वह करना है कि क्या आप उतना डेडिकेशन, उतना सब कुछ दे पा रहे। इतने टॉपिक से कैसे कवर करोगे? और अगर एक टॉपिक कवर कर लिया और उसको हर चौथे 5वें दिन जो कवर कर रहे हो उसको भूलते जा रहे हो, तब क्या समय लगेगा आपको? सोचो जरा। ऑप्शनल भी तैयार करना है, ऑप्शनल के सब्जेक्ट और सिलेबस तो छोड़ ही दो कि उसमें कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पर रिवीजन नहीं करोगे, चीज़ों को ख़त्म करते जाओगे। तो आगे पाठ पीछे सपाट, ये वाला सिद्धांत आपको नहीं अपनाना है। पॉलिटिकल राइट्स नहीं समझाऊंगे यहाँ पे, पॉलिटिकल राइट्स है ना, कुछ 2-3 बेसिक बातें बता देती हूँ, लास्ट हमारी चर्चा हो चुकी है। तो पॉलिटिकल राइट्स मतलब कानून के सामने समानता रहे, कानून के समक्ष समानता रहे, सभी मनुष्यों की, सभी व्यक्ति बराबर रहे, इसके लिए राजनीतिक अधिकार चाहिए। और दूसरी बात है सरकार में आपकी भागीदारी बनी रहे, ठीक है। पॉलिटिकल एक तरीके से आपका जो आप उसमें भागीदारी है वह आप कर पाओ, इसके लिए आपको राजनीतिक अधिकार जरूरी है। राजनीतिक अधिकार जैसे कि हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार है, और न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक अधिकार भी विभिन्न लोकतांत्रिक देश देते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है कि जो हमें ये अधिकार मिले वह काफी संघर्षों के बाद मिले। जो ये अधिकार हम कहें कि विभिन्न देशों ने अपने नागरिकों को, लोकतांत्रिक जो ज्यादा देश है उन्होंने ज्यादा अधिकार दिए, तो ये जो अधिकार हैं वह संघर्षों के बाद मिले। अधिकार जो है वह संघर्ष के बाद मिले, ठीक है। जैसे कि हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, क्या नारा था फ्रांसीसी क्रांति का? तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, या फिर हम एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देश जो कॉलोनियल, जो औपनिवेशिक थे, उनकी स्वतंत्रता की बात करें, एशिया व अफ्रीका के देशों का संघर्ष, तो यहां पर, या फिर अगर हम इंडिया की ही बात करें तो भारत में महिलाओं का संघर्ष, समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष, दलितों का संघर्ष, और भी अन्य जो संघर्ष है, तो ये सारे, है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नागरिकता है, जो विभिन्न लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, वो आसानी से नहीं मिले, एक लंबा संघर्ष रहा। आओ चलो एक क्वेश्चन बताओ, नागरिकता क्या है? एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण है। इसमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई बाध्यताएं नहीं, बल्कि समुदाय के सहजीवन के लिए भागीदार और योगदान होने का नैतिक दायित्व भी शामिल है, ठीक है। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि जो नागरिकता है, राष्ट्र व नागरिक, राष्ट्र व नागरिक, है ना, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, केवल यही नागरिकता है? या फिर नागरिक जो है वह आपस में भी एक दूसरे के प्रति भी, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होंगे? नागरिकों के एक दूसरे के भी प्रति जो कर्तव्य है वह होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि नागरिकता जो है वह केवल कानून नहीं है। नागरिकता केवल, अच्छा ये बताओ, आप ये सोचो कि आपका, आप इंडियन से, अगर आप सोचते हैं कि ठीक है आप इंडियन हैं,
और ऐसे में आप केवल अपना राइट टू वोट सोचो कि बस मेरा ही अधिकार है राइट टू वोट का, आपके बाकी नागरिकों के साथ कोई संबंध नहीं है, आप रह पाओगे? बाकी देशों के देखो, जैसे कि एक जगह का लगाव होता है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली पढ़ने के लिए आए हैं और आपको कोई एमपी का मिल जाए, हो सकता है कि आप घर में अपने पड़ोसी से ना बात करते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका स्थानीय लगाव और लोगों से लगाव किस हद तक होता है, एक उदाहरण से समझा रही हूँ कि मान लीजिए आप जब दिल्ली पढ़ने आते हैं तो मान लीजिए मुझे कोई एमपी का मिल गया, तो अच्छा एमपी के हो, अच्छा कहाँ, भोपाल, हो सकता है वो तो सागर के पास ही है, और अगर सागर का मिल गया तो फिर तो इसका मतलब है अरे वाह, मतलब सागर का मिल गया कोई यहाँ पे व्यक्ति। ऐसे ही देखो, तो यहाँ पर ये खुशी हमें कब हो रही है, जब हम किसी अपने स्थानीय व्यक्ति से, अपने लोकल या होम टाउन के व्यक्ति से मिल रहे हैं। अब ठीक वैसे ही हम कहेंगे कि जब आप देश के बाहर चले जाते हो, देश के बाहर, अगर आप अमेरिका में हैं या फिर आप किसी और अब्रॉड में, किसी और कंट्री में है, वहां पे आपको इंडियन मिल जाए, अच्छा आप इंडिया से हो, फिर तो आपको लगेगा कि एकदम सगा भाई मिल गया आपको, है ना, तो यह रिश्तेदार मिल गया। तो यहाँ पर नागरिकता या फिर आपकी स्थानीय जगह से आपके एक जो भाव है और लोकेलिटी और सारी चीजें जो है वह जुड़ी रहती है। तो ऐसे में नागरिक जो है वह एक दूसरे के प्रति भी अपना कर्तव्य समझते हैं और सहजीवन के लिए, साथ में रहने के लिए अपने जो कर्तव्य है उसको निभाते हैं। तो दायित्व, कर्तव्य और सहजीवन में भागीदारी, ये भी नागरिकता है। तो नागरिकता केवल कानूनी बाध्यता तो है, पर केवल कानूनी बाध्यता नहीं है, इसके अलावा नागरिकता में और भी तरीके की जो चीजें हैं वह शामिल हैं। तो एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता, भाई ये तो एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट कि नागरिकता यही कही जाती है कि एक पॉलिटिकल यूनिट है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है और आपके पास उसकी आइडेंटिटी है। सेकेंड, हमने कहा कि नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और सदस्यों के बीच का संबंध है, गलत। राज्य सत्ता और नागरिक के बीच का संबंध तो है ही, लेकिन अन्य नागरिकों के साथ बाकी जो नागरिक है उनके बीच का जो संबंध है, उनके प्रति जो कर्तव्य, एक भागीदारी, एक सहजीवन का जो संबंध है वह भी इसमें शामिल है। इसमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी बाध्यताएं नहीं, बल्कि समुदाय का सहजीवन, भागीदार और योगदान डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको बताना है 1, 2, 3 या फिर कोई भी सही नहीं है, कोई 2 सही है, ठीक है। यूपीएससी ने जो नया पैटर्न बना दिया है कि एलिमिनेशन मेथड गायब कर दिया और वहां से आपसे सीधा ये पूछ लिया, लोग पकड़ गए थे बेसिकली एलिमिनेशन मेथड को, इतना सिखाया गया यूट्यूब और बाकी जगह पर कि यूपीएससी वालों ने भी देख लिया कि ये लोग तो बहुत ज्यादा होशियार हो रहे हैं। यूपीएससी नहीं चाहता कि उसका ट्रेंड कोई पकड़े, इसलिए वो हर बार इतना ज्यादा गियर चेंज करके आपको पेपर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, कि आप किस चीज को पढ़े और किस चीज को छोड़ दें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप पूरा सिलेबस जो है वह बढ़िया तरीके से तैयार करें। तो ये था आपका नागरिकता। तो हमने देखा कि नागरिकता जो है, चलो अच्छी चीज है ना, मिल गई हम सभी को। आगे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यूरोप में हम देखेंगे कि गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में अपना जो शासन है एक तरीके से वह जब शुरू किया, 17वीं और से लेकर 20वीं सदी तक बनाए रखा। 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने एक तरह से लोकतांत्रिक नीति अपनाई और यहाँ पर श्वेत लोगों को मत देना, चुनाव लड़ना, सरकार को चुनने का अधिकार था, संपत्ति खरीदने, देश में आने जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये सारे अधिकार जो नॉन वाइट्स थे, जो काले लोग थे, उनके पास नहीं थे। आप ये मान सकते हो कि नागरिकता का मतलब ये हो सकता है कि किसी एक नागरिक समुदाय को आप सारे अधिकार दे दो और दूसरे नागरिक समुदाय के पास कोई अधिकार ना रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो पूर्ण और समान नागरिकता नहीं है। तो अभी हमने नागरिकता की बात की, अब नागरिकता से हम थोड़ा सा आगे आते हैं और हम यहाँ पर पूर्ण और समान नागरिकता की बात करते हैं। पूर्ण व समान नागरिकता। पूर्ण व समान नागरिकता, ये कॉन्सेप्ट आपसे कहता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल देख लो। मान लीजिए, ठीक है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप सभी को बहुत अनजानी निगाहों से देख रहे थे और जब ट्रेन आती है तो शायद 3 से 4 मिनट का कहीं कहीं स्टॉपेज होता है, धक्का मुक्की भी काफ़ी होती है ट्रेन के अंदर घुसने के लिए। उस वक्त तो आप एकदम शत्रुओं की तरह व्यवहार कर देते हो, लेकिन पता चला कि जिससे आप धक्का मुक्की कर रहे थे वो आपकी सीट के ठीक नीचे है। ऐसे में अब आपकी उससे जो दोस्ती है वह हो जाएगी। उसके पीछे कारण क्या है कि जब रेलवे में जब आप अंदर उसके चले गए तो अब एक दुनिया बन गई, प्लेटफॉर्म की दुनिया बाहरी हो गई
प्लेटफॉर्म की दुनिया बाहरी हो गई और ट्रेन की दुनिया जो है वह अंदर वाली दुनिया हो गई। अब ऐसे में जो पहले धक्का मुक्की जो लोग कर रहे थे वो सोचते हैं कि अब हमारे जो स्वार्थ हैं, जो ट्रेन के अंदर सब आ गए, वो एक तरह से कहते हैं कि अब हमारे जो स्वार्थ हैं वो कैसे हैं, साझे हैं, कि अगर ट्रेन में कोई समस्या होगी तो हम सब मिलकर उससे निपट लेंगे। ठीक है, ये हो गई रेलवे की बात। तो यहां पर भीतरी और बाहरी विभाजन जो है वह ऊपर आ गया। एक और उदाहरण देख लो, एक और एग्जाम्पल है। अब देखो ये तो एक छोटी सी प्रक्रिया थी। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्टेट है, वैसे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट ज्यादा होगा, ठीक है, और ये अदर स्टेट है। आप देखेंगे कि समटाइम्स चूंकि यहां पर बच्चों एक जगह पर, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर चलो दिल्ली की बात कर लें, दोनों की बात कर लेते हैं, दिल्ली व महाराष्ट्र। ऐसे में आप देखोगे बच्चों, दिल्ली व महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये औद्योगिक नगर है ना, यहाँ पर रोड का काम देखें, बिल्डिंग का काम देखें, है ना, जो भी कंस्ट्रक्टिव वाले काम है वो सब खूब हो रहे हैं। और ऐसे में हम देखेंगे कि जब यहाँ पर रोजगार ज़्यादा है, यहाँ पर रोजगार ज़्यादा है तो लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये तो दिल्ली और महाराष्ट्र की बात हुई। थोड़ा सा उत्तर पूर्व राज्य की बात कर ले। अब उत्तर पूर्व राज्य में आप देखेंगे कि ज्यादातर, जैसे कि अभी मणिपुर की हिंसा की हम बात करेंगे या फिर बाकी देश के अन्य भागों की तुलना में ज्यादातर जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसका विरोध नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा क्यों हुआ, बाकी राज्यों ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मौके, शिक्षा, संसाधन सीमित थे, उन्हें अपनी संस्कृति का खतरा था। तो जब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे तो ट्रेन की बात की, आगे हम देखेंगे कि ऐसी ही प्रक्रियाएं नगर प्रदेशों में चलती हैं। और जब आपके पास चिकित्सा, जब आपके पास आवास, जब आपके पास संसाधन कम होते हैं, सीमित होते हैं, तब आप बाहरी लोगों को भगाते हो। जब आपके पास संसाधन ये सब सीमित होते हैं, ठीक है, एक वही व्यक्ति उदार हो सकता है जिसके पास उसकी आवश्यकता से ज्यादा है। आपके पास आपकी आवश्यकता के लायक ही है, या फिर हो सकता है आवश्यकता से भी थोड़ा कम हो। किसी को देने की उदारता रखोगे, कितने लोग होंगे जो इतने महान होंगे? तो आवश्यकता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आपके पास, देखो, अगर आपके पास केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीजें हैं तो आप उसको बचा नहीं सकते। आपके पास वो चीजें ज्यादा है नहीं, बल्क में है नहीं, आप उसका उतना उदार भी नहीं होंगे उस चीज के लिए कि जाओ ये तुम ले जाओ इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर आपके पास संसाधन सीमित है तो आप फिर दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे उस जगह। आपके घर में अचानक से 10 लोग जो है वह रहने के लिए आ जाए। हो सकता है एक दिन आपको अच्छा लगे, हो सकता है 4 दिन अच्छा लगे, रिश्तेदार अच्छे, हो सकता है 5वां 6वां दिन भी अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद जब आपको लगेगा कि 2 BHK का घर है और उसमें आपके संसाधन, रिसोर्सेज, आपकी प्राइवेसी, हर चीज़ प्रभावित हो रही है, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आप उनको डायरेक्ट भले ना बोलो, आक्रोश तो मन में आ ही जाएगा। आपका बिहेवियर अपने आप ऐसा लगेगा कि वो लोग जो है वह कुछ करके अब जाने लगेंगे कि चलो अब यहाँ बात बनेगी नहीं। तब ऐसे में हम देखते हैं बच्चों कि अगर संसाधन जो है वह सीमित है, तब ऐसे में क्या कोशिश की जाती है कि यहाँ पर कहा जाता है कि अब एक एग्जाम्पल देखो, एक नारा चला मुंबई वालों के लिए, मुंबई कर, ठीक है, मुंबई वालों के लिए, इस तरह के जो नारे हैं वह चल गए। और यहां पर ये नारा क्या कहता है? बाहरी लोगों को रोको, बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास। बाहरी, एक बार ऐसा हो गया था ना कि शायद शिवसेना या फिर किसी एक पार्टी के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया था कि जो बाकी बिहार या यूपी के लोग हैं उनको वहां से कोविड के आसपास जो है वह भगाया गया था कि नहीं, यहाँ पर जो है वह आप काम मत करो, यहाँ के रिसोर्सेज मुंबई वालों के लिए है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह के लिए है। तो ऐसे में बाहरी लोगों को रोकने का जो प्रयास है, जो मांग है, वह की जाती है और ऐसे अनेक जो संघर्ष हैं वह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये संघर्ष क्यों हो रहे हैं? एक ही अगर नागरिकता है तब ऐसे संघर्ष। आप विश्व नागरिकता की बात कर रहे हो, आप एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं, और ऐसे में आप एक ही देश के अंतर्गत अगर ऐसे काम करोगे तब कैसे? नागरिकता का क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? आपको सही लगेगा ये कॉन्सेप्ट? गलत लगेगा। क्यों गलत लगेगा? क्योंकि हमारे यहाँ सभी जगह आने जाने हमारा जो संविधान है, अब आते हैं संविधान पर, तो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है,
संविधान में आपको कहीं भी आने जाने गमनागमन की जो स्वतंत्रता है वह दी गई है। गमनागमन क्या मतलब हुआ? गमनागमन, गमन आगमन है ना, जाना और आना, गमनागमन की स्वतंत्रता। तो ये जो गमनागमन की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी आने जाने बसने और रहने की स्वतंत्रता है, अपनी आजीविका को चलाने की स्वतंत्रता है। और ऐसे में अगर आप मुंबई वालों के लिए कहेंगे तब पूर्ण और समान नागरिकता जो है वह नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, अगर हम देखें, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बिहार और यूपी चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादातर आप देखेंगे कि कृषि एग्रीकल्चर का जो काम है वह होता है, लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं वह ज्यादा बाकी चीजों की तरफ भी जा रहे हैं, कृषि अर्थव्यवस्था को छोड़, कृषि मुख्य व्यवसाय को छोड़ते हुए। जैसे कि ज्यादातर आप सिविल सर्विस की अगर बात करो तो बिहार और यूपी का बहुत बच्चा है ना, चाहे आप पीसीएस की बात करें या फिर हम बाकी सबकी, तो क्योंकि उन्हें कृषि को अपना व्यवसाय नहीं बनाना। आगे हम देखेंगे कि बिहार और यूपी के ज्यादातर जो श्रमिक वर्ग, ये तो स्टूडेंट की बात होगी, अब हम श्रमिक वर्ग की बात करें तो ज्यादा जो यहाँ का लेबर है बच्चों, ठीक है, ये लेबर क्लास ज्यादातर, सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र जाएगा, फिर दिल्ली है। ठीक है, आप देखो ये महाराष्ट्र जाएगा, दिल्ली जाएगा, और ऐसे लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर ली है या फिर वो टेक वगैरह में चाहते हैं तो वो फिर कहाँ जाएंगे? वो बेंगलोर जाएंगे। तो ऐसे में इनके द्वारा क्या किया गया, चूंकि बिहार या यूपी या फिर कोई भी एक स्टेट मान लो कि उनका जो भी होम टाउन था, ठीक है, उनकी जो भी जगह थी वहां पर उनके पास सीमित अवसर थे, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था, सीमित अवसर थे, मतलब पुल फैक्टर थे, है ना, पुश फैक्टर कहना चाहिए, पुश फैक्टर मतलब जो वहां से धकेल रहे हैं कि जाओ शहर चले जाओ। चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, इंफ्रा नहीं है। मानसून शुरू हो गया, आधे आप देखेंगे कहीं कहीं तो भाई रोड गायब ही हो जाती है। अभी मैं आई हूँ तो मुझे भी रोड नहीं दिख रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, रोड नहीं दिख रही थी, बहुत पानी भरा हुआ था। हाँ, हालांकि रोड थी, बट कहीं कहीं अगर पक्की रोड नहीं है, केवल ऐसे ही काम चलाऊ रोड डाली गई है तो वो भी गायब हो जाती है। तो ऐसे में जब इतना स्ट्रांग इंफ्रा हो तो आदमी क्यों ना जाए। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कहीं कहीं जो है बच्चों में पुश फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर जो आपको धकेल रहे हैं, और ये छोटी जगहों पे ज्यादा है, आपको एजुकेशन आपके यहाँ पे काफी जो कहना चाहिए कि जो चीजें आपके पास नहीं है वो आपको पुश कर रही है। और पुल फैक्टर क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, या फिर जो भी इस तरह के हम कहेंगे स्टेट है या फिर सिटीज हैं जहां पर इंफ्रा ज्यादा है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, हेल्थ इंफ्रा अच्छा है मतलब, है ना, और इसके अलावा वहां पे रोजगार जो है उसके ज्यादा अच्छे और बेहतर साधन मौजूद है। हो सकता है बिहार यूपी में आपको 100 रुपए मिले और यहाँ पे आपको 500 रुपए मिले। तो ऐसे में जो लेबर क्लास और बाकी लोग हैं वह कहाँ भाग रहे हैं? अवसर के कारण। और अगर अवसरों के कारण अवसर की कमी है उनके यहाँ पर, इसलिए वो भागे आ रहे हैं। अब ऐसे में उनके साथ जो भेदभाव है वह नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको माइग्रेट जो वर्ड है वह दिखाई देता है। माइग्रेट या प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है? एक शहर से दूसरे जो शहर है वह चले जाना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। कारण क्या होगा? शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार। ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों कि कभी कभी बाहरी लोगों को अब जब रोजगार मिलता है तब स्थानीय लोग जो हैं वो क्या करते हैं? मुंबई वालों के लिए, और ऐसे में ये एक हिंसा का रूप ले लेता है। और हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पर भी अंतर होता है। अच्छा ये बताओ कि आपका जो एक दृष्टिकोण का अंतर है या फिर आपके एक मन का अंतर है कि आप किसी अमीर व्यक्ति को देखें, आप किसी गरीब व्यक्ति को देखें, आपकी सामान्य रूप से आप किसको ज्यादा स्वीकार करना पसंद करोगे? देखो, सहानुभूति, दया, ये सारी चीजें होना अलग बात है। आप किसको ज्यादा पसंद करोगे कि आपके घर या फिर आपके पड़ोस में कैसा पर्सन रहने के लिए आ जाए, या फिर तो यहां हम देखते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं में भी अंतर है। इस प्रवास के कारण आप में आक्रोश आ रहा है क्योंकि लेबर क्लास आ रही है और आपके जो ज्यादातर चीजें हैं, ज्यादा जो आपके रिसोर्सेज है ले रहे हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट कि आपकी प्रतिक्रियाओं में जो है वह अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है प्रतिक्रियाओं में अंतर। अगर आपके यहाँ टाटा या अंबानी, वो जो कि ये भी आपके यहाँ प्रवासी है, लेकिन आपके यहाँ एक क्या कर रहा है, टाटा या फिर
जो अंबानी है वो आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है या फिर इस तरह के दौलतमंद लोग आ रहे हैं तब तो आप खुश हो रहे हो, लेकिन जब लेबर क्लास आ रही है तो आपको लग रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, ये आपकी प्रतिक्रियाओं में अंतर हो गया, है ना। ठीक, ऐसा अंतर आप कई जगह देखते होंगे। और अब इसमें अंतिम पॉइंट है कि अगर अब आपको इस तरह के संघर्ष उठ रहे हैं तब विवादों का समाधान कैसे करोगे, तो विवादों का समाधान हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे। ठीक है, विवादों का समाधान, इससे उपजे जो संघर्ष है, विवादों का समाधान या निदान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देर आए पर दुरुस्त आए, इसका मतलब है एक ऐसा निर्णय लें जो कि सर्वमान्य को स्वीकार्य हो, है ना। तो यहाँ पर आपसी जो संघर्ष है तुरंत जाके फैसला करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपने मॉब लिंचिंग करी और लोगों को मरवा दिया। आपने क्या किया कि ठीक है, फैसला अगर हिंसा हो रही है या फिर इस तरह से विवाद हो रहे हैं तब विवादों के निपटारे के लिए प्रयास तो किए जाने चाहिए, और ये जो प्रयास है वह हिंसात्मक रूप से हो या फिर ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हो। और कानून की प्रक्रिया क्या कहती है कि भले न्याय विलंब से हो लेकिन ऐसा डिसीजन दिया जाए, ऐसा निर्णय हो जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पूर्ण और समान नागरिकता। आया समझ में? कुछ एग्जाम्पल्स, पूर्ण और समान नागरिकता मतलब सभी को समान अधिकार जो है वह दिए जाएं। संविधान जो है, संविधान कहता है कि समाधान बल के प्रयोग की जगह संधि के आधार पर करो, समझौते के आधार पर करो, वाद विवाद के आधार पर करो, बहस कर लो, उससे एक जो सॉल्यूशन है वह निकाल लो और इससे कर लो, है ना, विचार विमर्श कर लो, उससे सॉल्यूशन निकाल लो। तो ये आपका पूर्ण और समान नागरिकता। क्लियर है? अब आओ मार्टिन लूथर किंग के सिद्धांतों की हम बात करते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको असंबंधित जो कथन है उसको चुनना है। अगर आपने पिछली क्लास की है तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मगौरव और आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। आत्मगौरव और आत्मसम्मान की बात हो रही है। पृथक राजनीति के चेहरे पर पृथककरण जो है, मतलब पृथककरण, सेग्रीगेट कर देना, वो नीति मतलब किसी के लिए अलग व्यवस्था है, किसी के लिए अलग व्यवस्था है। तो पृथककरण जो है वह राजनीति के चेहरे पर एक सामाजिक कोड की तरह है। पृथककरण लोगों के बीच में कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए सहयोग करने से रोकते हैं। चौथी बात इसमें कही जा रही है कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। मतलब अगर वह मनुष्य न्यूनतम है, न्यूनतम मनुष्य ही सही, लेकिन उसके साथ चूंकि वह ह्यूमन बीइंग है इसलिए आप उसके साथ बर्ताव भी कुछ वैसा ही करें, क्योंकि हर मनुष्य की गरिमा होती। कुछ याद आ रहा कल की क्लास का? कितने बच्चों को याद आ रहा है कि ये इमैनुअल कांत की परिभाषा है? कहते हैं कि या तो किसी चीज की कीमत होती है ना, या तो उसकी गरिमा होती है। कीमत की जगह आप कुछ और रख दो, बट गरिमा की जगह आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो मनुष्य की गरिमा बहुमूल्य है, इसलिए आपको उसके साथ डिग्निफाइड वे में जो काम है, तरीका है, वह होना चाहिए। तो मनुष्य की गरिमा, ये तो इमैनुअल कांत की जो परिभाषा है ना, ये हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह मार्टिन लूथर किंग के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं कि यहाँ पर सभी मनुष्य को जो हक है वह मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का आत्मगौरव और आत्मसम्मान है, और चाहे हर जाति हो, हर वर्ण हो, सभी मनुष्य बराबर है चूंकि, और इसलिए सबके साथ आत्मसम्मान का व्यवहार होना चाहिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपने किसी ए और बी कम्युनिटी, इन दोनों, इसके लिए है रूल एक्स, ए कम्युनिटी के लिए है रूल एक्स एंड बी कम्युनिटी के लिए है रूल वाई। ठीक है, यहां पर कहा कि जो वाइट लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, इनके लिए अच्छे अच्छे संसाधन है, अच्छे रोड है, अच्छा इंफ्रा है, और जो नॉन वाइट लोग हैं, जो नॉन वाइट पीपल है, इनके लिए बहुत ही इंफीरियर सी जो रिसोर्सेज है वह दिए गए, बहुत ही लो लेवल के जो रिसोर्सेज हैं वह समाज में दिए गए। तो आपने अगर इस तरह का पृथक्करण किया तो ये सामाजिक कोड की तरह देखा जाएगा, है ना। ये क्या है, 1950 के दशक में हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, स्पेशली अगर हम दक्षिणी राज्यों की बात करें, तो उसमें व्हाइट और नॉन व्हाइट का जो ये कॉन्सेप्ट है वह बहुत ज्यादा आया, और ये जो विषमताएं हैं वह बहुत ज्यादा आई। और आपने सिविल राइट मूवमेंट भी सुना होगा, रोजा पार्कर्स वाला कहानी, कई बार हमने पॉलिटी में उसको पढ़ा है, कि जिसमें एक महिला जो है वह बस से उठने, अपनी सीट से उठने को मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उठना होता था एक
रूल माना जाता था कि अगर कोई ब्लैक पीपल बैठा हुआ है, व्हाइट पीपल आ गया, श्वेत लोग आ गए, तो आपको उसके लिए अपनी सीट छोड़ दी। बट वो काफ़ी थकी हुई थी, उसने नहीं छोड़ी। 50 के दशक से शुरू हुआ, 60-64 के आसपास तक इक्वल ये जो चीज़ें हैं कि जो अपार्थाइड लॉ था, जो एक रंगभेद वहाँ पर चीज़ें थी, उसको ठीक किया गया। नस्ल के आधार पर जो चीज़ें थी, जो रेशियल रूल्स बने थे, सेग्रीगेशन था, उसको खत्म किया गया। अब सभी के लिए सभी रिसोर्सेज ठीक थे। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं, समान अधिकार से वंचित कर रहे हैं, तो आप उसको नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते। और यहाँ पर ये कहा कि अगर पृथककरण लोगों के बीच में एक तरह से सीमाएं खींचते हैं, और अगर कोई व्हाइट पीपल चाहे भी ना किसी ब्लैक पीपल को देखकर कि अरे मैं इसकी हेल्प कर दूं ये परेशानी में, वो कर नहीं पाता था। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि रूल्स इतने ज्यादा टाइट थे। इवन स्कूल में बच्चों को भी मना किया जाता था कि आपको जो ब्लैक जो बच्चे होंगे उनके साथ दोस्ती नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें थी उस वक्त की सोसाइटी में, अमेरिका में, है ना। तो यहाँ पर ये जो पृथक्करण की जो प्रथा है, और ये बताती है कि जो व्हाइट पीपल है ना, उनके जीवन की भी गुणवत्ता को कम कर देती है, क्योंकि उनके अंदर जो सहयोग और प्रेम की एक भावना हो सकती थी दूसरी कम्युनिटी को लेकर, वो उससे एक तरह से घृणा और नफरत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना केवल आप उसके अधिकार छीन रहे हो, जैसे आप किसी के साथ गलत करते हो और आपको ये चीज महसूस हो जाए, कब तक महसूस नहीं होगी? अगर आपको ये महसूस हो जाए किसी के साथ आपने गलत बर्ताव किया है, दुर्व्यवहार किया है, किसी के साथ भेदभाव किया है, आपको जब वो चीज़ महसूस होगी तो सुखी नहीं रह पाते। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, बशर्ते आप पूरी तरह से बदले ना हो, कि आपको उसमें मजा आने लगे कि नहीं मैं तो गलत ही करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि एक कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं, देश के व्यापक हित के लिए सहयोग करने से रोकते हैं। अगर कोई चाहे भी ना कि मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ करूं या पूरे देश के व्यापक हित के लिए करूं, पूरे उस देश के लिए कोई ब्लैक पीपल क्यों लड़ेगा जिस देश में उसके साथ अपार्थाइड लॉ के आधार पर नीतियां बनाई जा रही, सेग्रीगेशन का जो रूल था उसके आधार पर चीजें चल रही हैं, तब वो क्यों देश के लिए मरेगा, क्यों देश के लिए करेगा? खुद सोचो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि इस तरह के पृथक्करण के विरुद्ध में अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा और शांति की नीति अपनानी है ना। और रचनात्मक जो प्रतिरोध है हमें वह करना है, क्योंकि शारीरिक हिंसा से तो हम पतन हो जाएगा, हमारा पतन का शिकार हो जाएंगे हम, और इसी वजह से हमें अहिंसात्मक रूप से ये जो काम है वह करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे समान अधिकारों की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह किसका है बच्चों? समान अधिकारों का कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण और समान सदस्यता पढ़े उसके पहले इस क्वेश्चन को देखो। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नागरिक देश में जहां भी चाहे पढ़ने, काम करने या समान अधिकार होना चाहिए। नागरिकों को देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आवागमन की। गरीब अमीर नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। संपूर्ण और समान सदस्यता, यहीं पे पॉइंट्स बता दूं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है ना। देखो, हम देखते हैं कि एक जो राज्य सत्ता है, संपूर्ण और समान सदस्य, आपने अच्छा क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब हम पहले समझ लेते हैं इसको, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह अपने आप आ जाएगा। इक्वल राइट्स, समान अधिकार। इक्वल राइट्स, समान अधिकार। अगर सरकार इस बात को तय कर रही है, राज्य इस बात को तय कर रहा है कि किसके पास कौन से अधिकार होने चाहिए, तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जो राज्य सत्ता है, ठीक है, जो राज्य सत्ता है अपने नागरिकों को, सभी को लिख देते हैं, सभी को बुनियादी अधिकार। इतने अधिकार तो मिलने ही चाहिए ना कि व्यक्ति अपना विकास कर सके। सभी को बुनियादी अधिकार, बुनियादी अधिकार प्लस न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है कि कम से कम खाना तो मिलेगा ही, भूखे नहीं मरोगे। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है। हमारे यहाँ ये गारंटी किस रूप में है कि भाई राशन कार्ड है, फ्री में चीज़ें जो है वह सरकार कई प्रोवाइड कर रही है। जो बीपीएल लोग हैं, है ना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर उन लोगों के लिए, तो सरकार सभी को बुनियादी अधिकार दे और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दे। ये दो बातें इसमें शामिल हैं। अब देखो, जैसे कि अगर हम शहरों की बात करें बच्चों,
ठीक है, तो समान अधिकार में हम देखेंगे कि अगर हम पूर्ण और समान सदस्यता की बात करें, पूर्ण और समान सदस्यता में हमने देखा कि एटलीस्ट पूर्ण और समान सदस्यता में हमने क्या देखा कि नागरिकों को देश में आने जाने इस सब की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये पिछले वाले से आपका लिंक हो गया है ना, आगे वाले के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। और गरीब अमीर जो भी नागरिक है कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं जो है वह मिलना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि दोनों ही जो है वे सही है। आगे हम देखेंगे कि जब हम इसके आगे चलते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि समान अधिकार मिलने चाहिए, तो ये समान अधिकार आखिर है क्या? तो समान अधिकार में हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि हमने समानता की बात की थी, इक्वलिटी याद है ना, तो समानता में हमने क्या देखा था कि जरूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से सभी जो लोग हैं वह समान हो, पर एटलीस्ट सभी के पास बुनियादी जो न्यूनतम जो जीवन को लेकर जो फैसिलिटीज है कम से कम वो तो होनी चाहिए। और ये प्रोवाइड कौन करेगा? राज्य प्रोवाइड करेगा। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह एक तरह से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। तो राज्य सत्ता सभी को बुनियादी अधिकार दे और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दे। अब इसमें देखो, अगर हम शहरी जीवन की बात करें और शहरी जीवन में आप शहरी गरीब की बात करो, आपने अपने आसपास जो लोग देखे, मान लीजिए जो सब्जी विक्रेता हैं, ठीक है, जो सफाई कर्मी हैं, या फिर और भी आप अपने यहाँ जो सर्वेंट और काम करने वाले लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या उनके वो उसी तरह से उन्हीं सुविधाओं से रह रहे होंगे जितनी सुविधा से हम और आप हैं या फिर बाकी लोग हैं? तब हम देखेंगे कि अगर शहरी गरीब की हम बात करें जो कि झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे हैं, जो कि झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, सरकार इनकी झोपड़पट्टियां भी हटा देती है। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि शहरी गरीबों की जो समस्याएं हैं कि झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, इनके पास स्वास्थ्य की कंडीशंस नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, पेयजल स्वच्छ पेयजल नहीं है, बीमारियां हो रही हैं, सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ठीक है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं इनके पास नहीं है। तब आप कहेंगे कि इन्हें समान अधिकार मिले हैं? कहेंगे आप इस बात को? चलिए आइए मैं आपको उदाहरण देती हूं यहां पर धारावी का है ना, और हम देखेंगे धारावी की जो बच्चों हम देखेंगे कि केवल यहां पर ये 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में ये धारावी जो है, आपने मुंबई की धारावी स्लम सुना होगा ना, स्लम डॉग मिलेनियर, और बहुत सारी मूवीज की शूटिंग आप देखेंगे जो धारावी में होती है, जहाँ पे इतनी सकरी गलियां होती है कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। आप देखेंगे कि कम से कम 20 परिवारों पर हो सकता है एक टॉयलेट की व्यवस्था हो। 20 परिवारों पर सोच सकते हो कि आपके घर में अगर 2 वॉशरूम भी है तब भी आपको दिक्कत हो जाए, और ऐसे में 20 परिवारों पर एक नहाने का नंबर हो सकता है 5वें दिन आए। ऐसे में आप खुद सोचो कि धारावी की अगर हम बात करें, और यहाँ की पॉपुलेशन देखो कितनी है, लगभग 7 से लेकर 10 लाख के बीच में, और यहाँ पर वो लोग हैं जो पूरे मुंबई में टिफिन सर्विस दे रहे हैं, जो वहाँ के उद्योग और बाकी सबके लिए एक सर्विस, एक लेबर क्लास है जो बाकी जगहों पर सफाई और बाकी सब काम करती है, धारावी बस्ती। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि क्या इनकी समस्याएं नहीं होंगी? आपको लगता है कि इन्हें समान नागरिकता का अधिकार है? आपको लग रहा है कि इन्हें समान अधिकार होंगे? क्या करेंगे ये वोट देके? मुंबई में बहुत सारे विधायक और जिस जगह के लोग होते हैं ना, वो इस चीज पर खेलते हैं कि हम धारावी को जो है इसको हम ठीक करेंगे। वो इस चीज पर खेलते हैं, वो अपने एजेंडा रखते हैं, वो नारा रखते हैं कि हम धारावी को जो है वह बढ़िया से बनाएंगे, हम इसको तोड़ के बढ़िया फिर से डिजाइन करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, प्रॉपर इन लोगों को सुविधाएं देंगे। आप समझ रहे हो, 10 लाख वोट है यहाँ पे, 10 लाख वोट है, 7 से 10 लाख वोट है। जीतने के लिए 2-4 वोट इधर उधर हो जाए तो काम खेल हो जाता है, ऐसे में आप 10 लाख वोट के लिए क्यों नहीं खेलोगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे, और ज्यादातर ऐसे लोग जिन्हें ये उम्मीद होती है कि अगर ये पर्सन आ गया, ये विधायक आ गया, ये पार्षद आ गया तो ये हमारा काम कराएगा, तो ऐसे लोग जो कि ज्यादातर डिपेंड है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए राजनेताओं पर, वो वोट देंगे। हम आपको लगता है कि ठीक है, एक रिपोर्ट कहती है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं, वोट दे रहा है वो गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं या तो उम्मीद है या उसको लालच लेकर लाया जाता है। उसको पता है कि चलिए कुछ काम नहीं करेंगे, पर इन्हें वोट दे दो, ये कंबल दे देंगे, 500 रुपया दे देंगे, बिरयानी खिला देंगे। तब इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि क्या ये जो यहाँ पर 7 से 10 लाख पॉपुलेशन है, इनके पास समान अधिकार है? समान अधिकार मतलब राजनीतिक अधिकार तो छोड़ो, कम से कम आपको जीवन की बुनियादी जो चीजें हैं, जो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी है, वो तो सरकार दे, है ना, वो तो सरकार जो है वह दे। स्वच्छ पेयजल दे, यहां पर नहीं मिलता।
बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, यहाँ पर थोड़ी बहुत व्यवस्था है ऐसी, आप देखेंगे, इसके बारे में पढ़ना आप, है ना। तो स्लम या इस तरह के जो अनियोजित जो बस्तीकरण या शहरीकरण हो जाता है, उनकी अलग ही समस्याएं हैं। और आपके मेंस में ये प्रॉब्लम है, यूपीएससी के मेंस में शहरीकरण की समस्याएं देखा है क्या आपने? शहरी बाढ़ का कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है। तो शहरीकरण की एक बड़ी समस्या है इस तरह की बस्तियां। कर लोगे इस टॉपिक को, सर्च करना और पूरा कंप्लीट करना, कुछ स्लम्स के नाम लिखना, देखना कि भाई एशिया की सबसे बड़ी बस्ती जो उसका उदाहरण लिखना, उसके बाद लिखना इनकी ये परेशानियां हैं। और अगर आपके पास कुछ सुझाव हो सकते हैं, सुझाव को लिखिएगा। आगे समझ में? तो यहां पर हमने देखा कि कई इस तरह की परेशानियां होती हैं। आओ एक और परेशानी देखते हैं। आप देखते हैं कि शहर में जो फुटपाथ पर विक्रेता होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी सी चीज़ें बेचकर, पानी की बोतल बेचकर या और भी बहुत छोटी सी चीज़ें बेचकर अपना जीवन यापन, अपनी आजीविका चला रहे हैं। अब ऐसे में जो शहरी फुटपाथ विक्रेता है, इनको पुलिस क्या कर रही है? पुलिस या जो प्रशासन है, ठीक है, पुलिस या प्रशासन के द्वारा इन्हें क्या किया जा रहा है? वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अवैध रूप से वहां पर है, ये अवैध रूप से वहां पर इनको हटाया जा रहा है। एक समस्या नहीं, शहर के लिए भी समस्या है, नो डाउट शहर के लिए भी समस्या है ये, कि इससे जो है आप देखो कि फुटपाथ जो है वह चलने के लिए बनाया था कि चलो हम बहुत ही मैनेज तरीके से जो शहरीकरण है वह करते हैं, लोगों के आने जाने की सुविधा रहेगी, यातायात के लिए रोड अलग है, फुटपाथ अलग हो गए, वॉकिंग और बाकी सबके लिए। तो यहाँ पर जो है वह मान लीजिए पूरे फुटपाथ पर जो है वह कब्जा हो गया एक तरीके से। फेरी वालों ने सोचा कि बढ़िया है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, चलो यही दुकानें लगाते हैं। अब उनके पास शहरों में रहने के लिए, आपको लगता है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में जो ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, वो फ्लैट लेके रहेंगे? तब वो क्या करेंगे? अगर वह पानी की बोतल बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है बच्चों, वो वहाँ पर ही एक झोपड़पट्टी टाइप की बना लेता है अस्थायी रूप से, ठीक है, झोपड़पट्टी जो है वह अपनी बना लेता है। तो यहाँ पर चूंकि उसको आश्रय की जरूरत तो होगी, ऐसा थोड़ी कि भाई दुकान में थोड़ा बहुत तो आश्रय के लिए वह अपना ठिकाना बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब आश्रय के लिए ठिकाना मतलब यहाँ से अगर मैं जाती हूँ मुखर्जी नगर वाली, अगर हम रोड देखें मेन, तो यहाँ पर आउटरम लेन से लेके वहां तक आपको कुछ ऐसे दोनों तरफ मिल जाते हैं, है ना, जिन्होंने इस तरह से खुद को बढ़िया से वहां पे आवास, एक तरह से आश्रय भी बना लिया अस्थायी रूप से। तो यहाँ पर देखेंगे कि झोपड़पट्टी, यहाँ पर आपको आश्रय की जरूरत है। अब अगर आपने आश्रय को छीन लिया, पुलिस ने, प्रशासन ने आश्रय को छीन लिया, तब ऐसे में उसकी आजीविका तो गई ना। अब देखो चीजें कैसे जुड़ेंगी। अब उसकी आजीविका चली गई तो उसका जीवन कैसे रहेगा? और जीवन का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसे में हम देखेंगे कि एक जो याचिका, जो पिटीशन है, वह एक ओल्गा टेलिस जो है, एक महिला है, उनके द्वारा, हाँ ओल्गा टेलिस, हाँ बिल्कुल सही नाम बताया मैंने, है ना, एक समाजकर्मी सोशल वर्कर थी ओल्गा टेलिस, उनके द्वारा एक जनहित याचिका जो है वह दायर की गई थी बनाम बंबई नगर निगम, है ना। और उसमें ये कहा गया था 1985 में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो है वह कोर्ट के द्वारा दिया गया था और कहा था कि कार्यस्थल पर रहने का जो अधिकार है वह दिया जाए, क्योंकि अगर आजीविका को छीना गया तो उसका जीवन का अधिकार जो है वह संकट में आ जाएगा। और संविधान जीने का अधिकार देता है। जीवन आपका आजीविका से जुड़ा है, कमाओगे नहीं तो क्या खाओगे, खाओगे नहीं जीवित कैसे रहोगे। तो अगर जीना है तो कमाना है, कमाना है तो आश्रय चाहिए, आश्रय है झोपड़पट्टी। शहरों के लिए प्रॉब्लम हो गई तो ठीक है, शहरी व्यवस्था कुछ और देखें, उसका कहीं और आप उसका और कहीं ठिकाना करो। आप देखेंगे कि कई बार सरकार जो है इस तरह के प्रयास करती है कि मान लीजिए कोई एक इंपॉर्टेंट या पॉश एरिया है, वहां पे कुछ लोगों ने इस तरह का अवैध कब्जा किया हुआ है, तो उन्हें कहीं और पुनर्वास दे दे, उन्हें उतनी ही जगह कहीं और दे दे, है ना, और कुछ सुविधाएं दे दे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, वेलफेयर भी हो जाएगा और आपके लिए वह जगह भी फ्री हो जाएगी, ठीक है, आप उसका फिर यूज कीजिए। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इक्वल राइट्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वर्ग जो कि कम से कम न्यूनतम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं में खुश है, उसको आप वह पूरी कराने दो, है ना, पूरी करने दो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के लिए सरकार ने क्या कोशिश की, राष्ट्रीय नीति जो है वह जो 2004 में लेकर आए थे। 2004 में एक राष्ट्रीय नीति सरकार लेकर आई थी, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ताकि पुलिस प्रशासकों के द्वारा उनको उत्पीड़न से बचाया जा सके और रेगुलेट किया जा सके इन्हें। अब ऐसे ही देखो, हम यहाँ पर जो वन में लोग रहते हैं
हम आदिवासियों की बात करें, आप देखेंगे कि वर्तमान में जिस तरीके से प्रगति विकास की बात की जा रही है, प्रगति और विकास, और ऐसे में एक संकट पैदा हो जाता है कि आप देखेंगे कि जंगलों को काटा जा रहा है या उन्हें नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर और भी कई तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, वहाँ पे इंफ्रा बिल्ड किया जा रहा है, वहाँ पे खनन का कार्य हो रहा है, तब वहाँ के लोगों को आप हटाओगे, यहाँ के लोगों को हटाओगे, इनकी भी तो आजीविका संकट में आएगी, तब क्या करोगे? तो क्या इन्हें समान अधिकार मिले? इन्हें क्या समान अधिकार मिले? तब हम कह सकते हैं कि एक नागरिकता में इक्वल राइट सभी को जो है वह दिए गए। तो कुछ ऐसे ही जो प्रश्न है वह पैदा होते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर आदिवासी जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है तो उन्हें उस पर निर्भर रहने दिया जाए, है ना, उन्हें वहां से ना हटाया जाए। ये समान नागरिकता का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे हम देखेंगे, देखो मान लो आपको कभी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो आदिवासियों से संबंधित या वन अधिकार, तब आप इस चीज का यूज कर सकते हैं कि नागरिकता की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत अगर सभी को समान अधिकार है, आजीविका अधिकार है या परंपरा को सेव करने का अधिकार है, तब उस व्यक्ति को वहां पर रहने दिया जाए। तो इस तरह के आपके मेंस के आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम देखेंगे बच्चों कि समय के साथ साथ हम देखेंगे कि सभी नागरिक, सभी समूह, वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव, सारी चीजें जैसे जैसे बदल रही है वैसे नागरिकता के अर्थ में भी जो बदलाव है वह आ रहा है। ठीक है, नागरिकता के अर्थ में जब बदलाव आ रहा है तो जैसे हमने देखा था कि नए नए जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनकी व्याख्या नए तरीके से हो रही है, हमारे अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है, वैसे नागरिकता और इन सब की भी व्याख्या अलग हो रही है। अब हम केवल राष्ट्रीय या राज्य की नागरिकता से हम वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, हम एक यूनिवर्सल नागरिकता की, सार्वभौम नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समान नागरिकता मतलब समान अधिकार, समान नागरिकता मतलब समान अधिकार प्लस बुनियादी अधिकार प्लस न्यूनतम जीवन स्तर गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, ये सभी को होना चाहिए, तभी आप क्लियर है। तो मेंस का जो क्वेश्चन दिया वो करोगे। चलिए, टीएच मार्शल का एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखो फिर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। टीएच मार्शल कहते हैं कि नागरिकता सिर्फ कानूनी अवधारणा नहीं है। इन्होंने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया। किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को एक तरह से जो प्रदान की जाए प्रतिष्ठा, वही नागरिकता है, ऐसा टीएच मार्शल कहते हैं। मार्शल ने अधिकारों के 4 प्रकारों में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक को बताया। नागरिक भी अधिकार है ना, तो 4 नागरिक हो गए, 4 नागरिक अधिकार हो गए, 1 2 3 एंड 4 नागरिक। ठीक है, तो मार्शल ने अधिकारों के 4 प्रकार बताए। ये बात सही है कि मार्शल कहते हैं कि नागरिक सिर्फ कानूनी अवधारणा नहीं है, बल्कि किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों की अगर हम बात करें, इनके अधिकार और एक दूसरे के आपस में जो संबंध है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर मार्शल ने 4 नहीं बल्कि 3 प्रकार बताए थे, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आओ इस फैक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी इसका संबंध है, और ये सारा जो संबंध है वह टीएच मार्शल ने 1893 और जो जिनका समय 1981 के बीच में था। इनकी एक पुस्तक थी नागरिकता और सामाजिक वर्ग, 1950 में आई थी, नागरिकता और सामाजिक वर्ग। इन्होंने कहा कि नागरिकता किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित, अगर कभी नागरिकता का लिखना है कॉन्सेप्ट तो इनकी परिभाषा भी आप यूज कर सकते हैं। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकार और कर्तव्यों के मामले में बराबर होंगे। तो ना केवल अधिकार बल्कि कर्तव्यों के मामले में बराबर होंगे अगर आप किसी एक राज्य के नागरिक हैं तो। नागरिकता की मार्शल के द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना में समानता की है, और 2 बातें हैं कि पहली की प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, और दूसरा उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। अधिकार भी बढ़ते जाए और ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जाए। संख्या बढ़ाने का क्या मतलब है कि दूसरे जगह के लोग हम बुला के उनको अधिकार दे दें?
यहां पर मतलब है कि अगर मान लीजिए समाज के सभी वर्गों के पास वह अधिकार नहीं है, महिलाओं के पास अधिकार नहीं है, बाकी जो और वर्ग हैं किसी भी समाज में जिन्हें वंचित या शोषित समझा जा सकता है, अगर उन तक अधिकारों की पहुंच लगातार नहीं बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अधिकार की गुणवत्ता भी बढ़ती जाए संख्या बढ़ने के साथ साथ, और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों की भी संख्या जो है वह बढ़ती रहे, ये टी.एच. मार्शल का कहना है। और इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के अधिकार हो सकते हैं: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। एक व्यक्ति को नागरिक होने के नाते है ना कुछ सिविल राइट्स जो है वह होने चाहिए, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। राजनीतिक अधिकारों की अगर हम बात करेंगे, वही राइट टू वोट, इससे अच्छा क्या है, राइट टू वोट। सामाजिक अधिकार, समाज में रह रहा है अगर वह, तो चाहे हम इनकम को लेकर अधिकार कहें या फिर प्रतिष्ठा पाने का अधिकार कहें, तो इस तरह के जो अधिकार है वह भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नागरिक और राष्ट्र। अच्छा, ये हमने देख लिया कि समाजकर्मी जो ओल्गा टेलिस थी, इनकी जनहित याचिका जब आती है तो 85 में एक महत्वपूर्ण फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ पर ये कहा कि फुटपाथ या झोपड़पट्टी में रहने का अधिकार जो है वह दिया जाए, अगर क्योंकि उनको वहां से हटने के लिए कहा जाएगा तो उनकी आजीविका प्रभावित होगी। और अगर आजीविका प्रभावित होगी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार प्रभावित होगा। तो आर्टिकल 21 में अलग से मेंशन नहीं किया, बल्कि इसके अंतर्गत इस धारणा को भी समझा गया, चाहे आजीविका का अधिकार हो, चाहे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे निष्ठा का अधिकार हो। और कौन कौन से अधिकार है जो आर्टिकल 21 में आए, जो यूपीएससी ने पूछे 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने पीटी में। विवाह का अधिकार, विवाह का अधिकार है ना, मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार, ये भी आपका आर्टिकल 21 में आएगा। मतलब ऐसे अधिकार जो कि आपके निजी जीवन या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, ठीक है, आपके लाइफ से जो भी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, आप वहाँ पर उसको जोड़ सकते हैं। तो निष्ठा और विवाह का अधिकार, ये दोनों यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि आजीविका का जो अधिकार है वो एक तरीके से जो आपकी 21 आर्टिकल है, अनुच्छेद 21 है, उसमें शामिल अंतर्निहित माना जाएगा, क्योंकि आश्रय का अधिकार होगा, उन्हें उस जगह पर रहने का अधिकार होगा, क्योंकि जब तक उनके पास कोई वैकल्पिक स्थान या रहने की जगह नहीं है तब तक वो अपनी आजीविका और जीवन बाहर से चला सके। आगे हम चलते हैं, नागरिक और राष्ट्र की बात करेंगे। नागरिक और राष्ट्र, देखो नागरिक और राष्ट्र, अगर हम ये देखें, एक क्वेश्चन दिखा देती हूं पहले। राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सबसे पहले भारत ने किया था। मतलब विश्व स्तर पर राष्ट्र राज्य की संकल्पना जो है वह भारत ने दी थी। राष्ट्र राज्य का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र में नहीं बल्कि संस्कृति और साझा इतिहास भी है। समावेशी नागरिकता सभी नागरिकों को खुद को राष्ट्र के अंग के रूप में पहचानने की अनुमति देता है। क्या होगा आंसर? याद रहे कि ये जो दावा है, हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर अगर आपने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा होगा, क्या था फ्रांसीसी क्रांति का नारा? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो राष्ट्र राज्य की संप्रभुता की अगर हम बात करेंगे कि जो राज्य है वह संप्रभु, और बाकी सारी चीजें या नागरिकों के अधिकारों की जो बात है वह फ्रांस के द्वारा की गई थी, ना कि इंडिया के द्वारा। भारत ने नहीं बल्कि फ्रांस ने। फर्स्ट तो इसमें रॉन्ग हो गया। राष्ट्र राज्य का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र नहीं है। अगर हम ये देखें कि ये मान लीजिए फ्रांस की सीमाएं हैं, तो यहां पर केवल वो अपनी बॉर्डर की रक्षा कर पा रहा है, यही उसके लिए राष्ट्र राज्य की संकल्पना नहीं है, बल्कि यहां पर फ्रांस के अंतर्गत
अगर हम उसकी संस्कृति की बात करें, उसकी विरासत की बात करें, भाषा, उसके त्यौहार की बात करें, उसके यूनिकनेस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें और उसका जो साझा इतिहास है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है। अच्छा, इतिहास से भी तो हम जुड़े होते हैं कि अच्छा अच्छा उस जगह पर ऐसा हुआ था, हाँ 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 हम भी वहीं के हैं, वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें। तो यहाँ पर आपने जो इस तरह की, अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट फील करते हैं, अगर हमारे साथ, मतलब आप देखेंगे कि जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या फिर इस तरह की समस्याएं, हो सकता है जिन दो लोगों ने एक साथ है एक जगह पर देखी हो या फिर एक जैसी समस्या से वह गुजरे हों, वह तुलनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो यहाँ पर अगर साझा इतिहास है, जैसे कि हमारा इतिहास साझा है, हमें स्वतंत्रता संघर्ष का जो हमारा इतिहास रहा वो हम सबको पसंद है, तो वो हमारा एक मूल्य है जो हमें जोड़े है। तो साझा इतिहास, जैसे कि हम दूसरे देशों के द्वारा खोद खोद कर ये संबंधों को निकालते हैं, अरे मलेशिया में या फिर मालदीव में या फिर इंडोनेशिया में वही रामायण होती है जो हमारे यहाँ होती है। तब हमारा धर्म, हमारी संस्कृति एक होती है, हम उनके साथ केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत कर पाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र राज्य का क्या दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि उनका कल्चर और उनका जो एक पास्ट हिस्टोरिकल जो सब्जेक्ट था वह भी है। समावेशी नागरिकता सभी नागरिकों को खुद को राष्ट्र के अंग के रूप में पहचानने की अनुमति देता है। समावेशी नागरिकता, ठीक है, सही विकल्प चुनें। आया समझ में? अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं नागरिक और राष्ट्र की, कि एक जो नागरिक है वह आखिर राष्ट्र से किस तरह से जुड़ा हुआ है। नागरिक और राष्ट्र, देखो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य के क्या क्या एलिमेंट्स है, राष्ट्र राज्य के तत्व क्या क्या है, बताइए। राष्ट्र राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है? तो राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें संप्रभुता और लोकतांत्रिक अधिकार, संप्रभुता व लोकतांत्रिक अधिकार, ये दावा सर्वप्रथम अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर किसने किया? फ्रांस ने किया। 1789 फ्रांसीसी क्रांति है ना, और इसका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इसका स्लोगन था। ये इसका क्या था? स्लोगन था, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो यहां पर कहा गया कि एक राष्ट्र राज्य जो है, इसकी जो सीमाएं हैं, है ना, राष्ट्र की सीमाएं केवल उसकी बॉर्डर या क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्र में संस्कृति और प्लस जो उनका साझा इतिहास है यह भी शामिल होगा। साझा इतिहास और जो संस्कृति है उसे भी राष्ट्र राज्य की संकल्पना में शामिल किया गया, कि केवल सीमाएं नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास। इसके अलावा कहा गया कि चाहे हम राष्ट्रगान की बात करें, चाहे हम राष्ट्रभाषा की बात करें या फिर हम उत्सव की बात करें, राष्ट्रगान है, जैसे कि हम सभी, चाहे हमारी राष्ट्रभाषा हो, राज्य भाषा हो, राजकीय भाषा हो, राष्ट्रभाषा तो है नहीं, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रभाषा हो या उत्सव हो, हम इन सबसे क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होते हैं, नहीं होते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर राष्ट्रगान जो है वह बजने लगा, आपके अंतर्गत आप जो है, आपके अंदर तुरंत वो एक उसके प्रति आदर आ जाता है, आप खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है वह हमें आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। आगे देखो कि विभिन्न धर्म, भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को भी ये सम्मिलित करता है। विभिन्न धर्मों, भाषा, संस्कृति, परंपराओं के लोगों को
साथ में लाता है, अपने सम्मिलित करता है। ठीक है, इसके अलावा है कि अगर देखो हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने अपने लिए फ्रांस ने क्या किया है, जो अपना कल्चर और जो राष्ट्र राज्य की परंपरा अपनाई ना, तो फ्रांस ने कहा कि वह धर्मनिरपेक्ष व समावेशी राष्ट्र है। फ्रांस के द्वारा क्या कहा गया कि वह धर्मनिरपेक्ष है प्लस समावेशी है। समावेशी मतलब अगर दूसरे देशों के नागरिक भी आ रहे हैं तब भी वह आकर उसमें मिल जा रहे हैं, समावेशी है। ठीक है, तो यहां पर फ्रांस क्या कहता है, फ्रांस कहता है कि उसने सभी लोगों को शामिल किया, सभी लोगों को वह शामिल करता है अपने नागरिकता में। और इसके अलावा वह कहता है कि संस्कृति और जो भाषा है, जो कल्चर है, वह यूनिकनेस है फ्रांस की। संस्कृति और भाषा राष्ट्रीय पहचान है। ठीक है, तो सभी को शामिल करता है और साथ ही सबसे ये अपेक्षा भी रखता है कि वह फ्रांस की इस संस्कृति और भाषा का जो एक पहचान है उससे जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस ये कर रहा है कि वह ये कह रहा है कि वहां पर जो भी लोग आएंगे, जो भी लोग शामिल होंगे इनके बीच में, किसी भी देश से चाहे वह आते हैं, तो वो फ्रांस के कहलाएंगे, ना कि वह अब उस कम्युनिटी या वह उस जगह के होंगे। तो फ्रांस की जो संस्कृति है, एक समावेशिता या धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति है, इस चीज को वह अपनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रांस कहता है। तो ये तो हमने राष्ट्र और नागरिक के बीच का एक जो फ्रांस का टर्म है उसको समझा। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग देशों के द्वारा नागरिकता देने के लिए जो शर्तें हैं, जो प्रावधान है, वह अलग अलग है। और इस संदर्भ में हम भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट है, अलग अलग देशों ने नागरिकता के नियम बना रखे हैं, नागरिकता के नियम बना रखे हैं, है ना। अलग अलग देशों ने नागरिकता के नियम बना रखे हैं और आवेदक, जो भी आवेदक है, उन आवेदकों के लिए कसौटियां अलग अलग हैं, शर्तें कहें, नियम कहें। ठीक है, कसौटियां जो है वह भिन्न होती हैं। जैसे कि हम इजराइल और जर्मनी की अगर हम बात करें, इजराइल और जर्मनी, तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि ये नागरिकता में किस चीज को कसौटी मानते हैं, धर्म और जातीय मूल को, कि जो उनके धर्म का होगा, जो उनकी जाति का होगा, तो धर्म और जातीय मूल को वरीयता देते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री हैं वो ये नहीं देखते कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वह कहाँ का है। ठीक है, वह स्थान नहीं देखते, वह धर्म को मान्यता देते हैं कि अगर आप इस धर्म के हैं, अगर आप इस्लाम के हैं, तो इस्लामिक कंट्रीज उसे आसानी से नागरिकता दे देगी, लेकिन अन्य धर्मों वाले को नहीं देगी। तो ऐसे में क्या है कि जो नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन आवेदकों के लिए जो कसौटियां हैं वह अलग अलग होंगी। ठीक है, आगे देखो, अब हम भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष चरित्र क्या है, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर। तो यहां पर भारत का जो एक चरित्र या विशेषता है वह क्या है, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो है ये राष्ट्र है, राष्ट्र राज्य है। ऐसे में हम धर्म, क्षेत्र, संस्कृति आपस में जोड़कर देखते हैं। अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो हमने जो विविधता का कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया है। सभी धर्म, सभी संस्कृति और जाति के लोगों को एक जो पहचान है वह दी है, विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, है ना। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसका पहला चैप्टर ही यही से शुरू होता है, डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि विविधतापूर्ण समाज जो हमारा संविधान है ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो संविधान है वह विविधता को प्रायोरिटी देता है, विविधता, ठीक है, विविधता को समायोजित करने की बात करता है।
अब कई लोग जो अभी यूसीसी का विवाद जो चल रहा है, समान नागरिक संहिता को लागू करने के विपरीत जो लोग हैं जो इसके विपक्ष में, कल 10 बजे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, है ना, जो एक सेशन है आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप विविधता को प्रायोरिटी मानते हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, तब क्यों हमें समान नागरिक संहिता, क्यों हमें सभी के लिए एक जैसा करना है, रहने दो विविधता, अलग अलग नियम कानून पर्सनल लॉज भी रहने दो। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर एक लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के रूप में भारत ने इस विविधता के समायोजन को ही अपना उद्देश्य माना, और यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग आप एक तरीके किसी को वरीयता नहीं दे रहे हैं, सब लोग यहाँ पर समान रूप से रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या, अब देखो यहाँ पे जब हम पूर्ण नागरिकता की बात करेंगे और इसमें हम देखते हैं कि पूर्ण नागरिकता मतलब, पूर्ण नागरिकता का मतलब है कि जो वंचित वर्ग है, जो वंचित है, जो समाज के एक पीछे की तरफ है या हाशिया तबका है, क्या इस वंचित वर्ग को अधिकार मिल रहा है? अगर वंचित वर्ग को अधिकार मिल रहा है तो क्या उतने अधिकार है जो समाज में बाकी नागरिकों के लिए? तो वंचित वर्ग को किस तरीके के अधिकार मिल रहे हैं? क्या सभी के पास अधिकार है? पूर्ण अधिकार की, पूर्ण नागरिकता की अवधारणा ये कहती है। यहां पर देखो, जैसे कि अगर हम अपने संविधान की बात करें तो आप देखेंगे कि संविधान में, आप पढ़ लीजिएगा, संविधान में कहाँ नागरिकता का प्रावधान किया गया है ना, 5 से 11 कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें बात की गई है। संसद जो है वह नागरिकता के जो चीज़ें हैं, नागरिकता के जो नियम है वह तय करेगी, है ना। नागरिकता, हमारे पास अधिनियम भी है 1955 का, उसमें संशोधन हालांकि 4 बार हो चुका है, 4 बार के आसपास हो चुका है। जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण और भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण, किसी क्षेत्र का अधिकरण, उसे इन 5 आधारों पर हम जो नागरिकता है वह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भारत के संदर्भ में हो गया। आगे हम बात करेंगे सार्वभौम नागरिकता की। ठीक है, सार्वभौम नागरिकता, 2 पॉइंट और बचे, सार्वभौम नागरिकता और विश्व नागरिकता। देखो, सार्वभौम नागरिकता क्या कहती है? जब हम शरणार्थियों, आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं, जब हम शरणार्थियों या अवैध आप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो अनेक छवियां बन जाती हैं। एशिया और अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छुपे घुसने की कोशिश की हो। ठीक है, अच्छा, अभी कोई एक ऐसी मूवी भी आई थी ना, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उस मूवी का, उसमें आप देखेंगे कि एक जो उसमें जो हीरो होता है वह कोशिश कर रहा होता है कि वह चोरी छुपे जो है वह चला जाए, है ना, लेकिन आप वो फाइनली पहुंच नहीं पाता। तो हम देखेंगे कि किस तरह से चोरी छुपे घुसने के लिए दलाल को पैसे देना, जोखिम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक और हम देखें कि अगर युद्ध और अकाल से विस्थापित लोग हैं, ठीक है, युद्ध और अकाल की वजह से अगर वहां से भाग रहे हैं तो ऐसे लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है जो किसी दूसरी जगह पर जाना चाहे। अगर वह दूसरी जगह पर जाना चाहे तो क्या उनके पास ऐसी नागरिकता या फिर ऐसे उनको अधिकार वहां पे मिल सकते हैं? नागरिकता मतलब बुनियादी अधिकार, सुरक्षा, सहयोग, क्या ये तीनों चीजें उसे दूसरी जगह पर जाने पर मिलेंगी? अगर उसे नागरिकता वहां की मिल जाए तब तो मिल जाएंगी, लेकिन नागरिकता ना मिले तब, और अगर उसको जेन्युइन वास्तव में प्रॉब्लम है तो इस धरती पर रहने का अगर उसको अधिकार है, मान लो, है ना, और यहाँ पर राष्ट्रों ने अपनी सीमाएं खींच रखी है, तब ऐसे में कोई बांग्लादेश का जो व्यक्ति है, ठीक है, उसे लग रहा है कि ठीक है बांग्लादेश और बाकी चीजें जो है वह तो ठीक है, लेकिन वह इंडियन कहीं ना कहीं से इंडियन बॉर्डर में आ जाता है, अंदर सीमा में आ जाता है, वहां रहना शुरू करता है, लेकिन ना तो उसके पास राशन कार्ड है, ना ही उसके पास कोई काम है, ना ही वह स्कूल में बच्चों का नाम लिखा सकता, उसके पास बाकी चीजें नहीं है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना सरकार की कोई योजना का वह हिस्सा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो एक तरह से इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में देखा जाएगा, अवैध प्रवासी के रूप में देखा जाएगा। तब ये सार्वभौम नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सभी के पास नागरिकता होनी चाहिए। और इसके आगे जाके हम विश्व नागरिकता की बात करते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या देखा था हमने? सार्वभौमिक का मतलब होता था कि जिसकी पहुंच सभी तक हो, आसान रूप से हो, आसानी से पहुंच हो, है ना। तो सार्वभौम नागरिकता की हम अगर बात करेंगे कि जैसे फिलिस्तीनी है, बर्मी है या फिर बांग्लादेश शरणार्थी है, कई ऐसे उदाहरण है जो पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए, और इसके सॉल्यूशन के लिए ही जो आपने नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी देखा था वो इसी के लिए था कि जो इस तरह से 5 या 7 वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता जो है वह दे दी जाएगी, है ना। तो हम देखेंगे कि पूर्ण सदस्यता, चूंकि हम ये मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो उस देश में रहते हैं या काम करते हैं या नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। तो अगर वह काम कर रहे हैं
संपूर्ण नागरिकता, सार्वभौम नागरिकता में क्या आएगा कि अगर कोई व्यक्ति वहां काम कर रहा है, उस प्लेस पर, उस जगह पर, उस राष्ट्र में काफी समय से रह रहा है ना, तब उसको वहां की जो नागरिकता है वह दे देनी चाहिए। अगर वह वहां रहना चाहता है उस जगह पर, तब भी दे देनी चाहिए। यूं अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन तो करते हैं, सब चाहते हैं कि ऐसा हो, मतलब मानव अस्तित्व बना रहे, सभी लोग शांति से रहें, अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर पीड़ित है तो उसको शरण मिल सके, है ना, जो राज्य है वह उसको समर्थन दे, सहयोग दे, बुनियादी अधिकार दे, सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन वही बात है कि जिस तरह का पैराडॉक्स एक हम इक्वालिटी में देखते हैं कि हम चारों तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, सब इक्वालिटी का समर्थन करते हैं, संविधान समर्थन करता है, लेकिन उसके बाद हम अपने चारों तरफ इनइक्वालिटी को देखते हैं। ठीक वैसे ही जब हम वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं और हमने नागरिकता के जो नियम वे इतने ज़्यादा कठोर बना रखे हैं कि आसानी से किसी को हम नागरिकता दे ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अब हम फिर उसे राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ते हैं। मान लीजिए भारत में लाखों अप्रवासी हैं, तब आप उसका क्या करेंगे, किसी एक ऐसी जगह पर शरणार्थी संकट बहुत बड़ा है, विश्व स्तर पर इसको कैसे सुलझाया जाए। शरणार्थी संकट मैंने आपको दिया ना, मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है शरणार्थी संकट। और शहरी समस्याओं में हमने यहाँ पे जो स्लम्स या फिर इस तरह की झुग्गियाँ, झोपड़पट्टियाँ जो है उसका संकट है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको बेस के लिए तैयारी करना है। शरणार्थी संकट के लिए हम देखेंगे कि यूएन के द्वारा भी इस तरह की डिक्लेरेशन जो है वह किए गए हैं, ताकि एक तरह से सार्वभौमिक जो नागरिकता है उसके लिए प्रयास किया जा सके और जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, है ना। तो हम देखते हैं कि वैश्विक और समावेशी नागरिकता का यूं तो समर्थन करते हैं, लेकिन फिर आपने कंडीशंस लगा दी, शर्तें भी लगा दी, है ना। आप देखेंगे कि कुछ भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने 10 पेज का कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, या फिर आपने कोई एक ऐसा आपके पास कूपन है या कोड है, उसके नीचे लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, है ना। तो अगर टर्म्स लगे, हो सकता है वो टर्म्स ऐसे हो कि आपको उसका कुछ लाभ ना मिल पाए, या फिर आप देखोगे कि आप बहुत तरीके के जो एड मूवी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट जो आप देखते हैं, जैसे कि आईपीएल चल रहा था तब तो भाई बाढ़ थी इन सब चीज़ों की कि आप इस एप्लीकेशन से खेलें, अपनी टीम बताएं, ड्रीम 11 इस तरह के, है ना। और नीचे उसमें लिख दिया कि जोखिम है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने उसको समर्थन तो दिया, बट आपने उसके लिए शर्तें जो हैं वो निर्धारित करनी, और ये शर्तें आमतौर पर संविधान और कानूनों में लिखी होती है। जैसे कि हमने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, कुछ आधारों पर नागरिकता दी, कुछ आधारों पर नागरिकता छीन ली, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ बातें जो हैं वह आपको सार्वभौमिक नागरिकता के कॉन्सेप्ट से जोड़ती हैं। तो यहाँ पर बच्चों पूर्ण सदस्यता मतलब आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो व्यक्ति रहते हैं, काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करे, वो सार्वभौमिक नागरिकता उनको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनेक देशों ने जहां इसका समर्थन किया वहां उसके लिए शर्तें भी लगा दी, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से हम देखेंगे कि यूएन ने शरणार्थियों की जांच के लिए एक जो उच्चायुक्त है उसका भी गठन किया। शरणार्थी संकट बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक और कॉन्सेप्ट देखो, जैसे कि भारत की अगर हम बात करेंगे, आपको याद है कि चीन के साथ जो विवाद हुआ था 1958 के आसपास का जो समय था, कि जब जो दलाई लामा और इनके अनुयायी जो थे, है ना, दलाई लामा इनको भारत में शरण दी गई थी, और उसके बाद चीन के साथ जो संबंध है वह और बिगड़ने लगे थे। तो यहाँ पर आगे हम जब और इंडिया की जो पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ते हैं, तब हम इस चीज़ को समझेंगे कि चीन से जब युद्ध हुआ था तो उसके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों का एक कारण ये भी था कि दलाई लामा और उनके जो अनुयायी हैं उन्हें आके भारत ने शरण क्यों दी, ठीक है। तो यहाँ पर चीन जो है वह इस चीज़ से बड़ा खफा हो गया था कि भारत जो है वह हमारे विपरीत एक एजेंडा चला रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की क्या हमें अनियंत्रित, अगर हम देखो शरणार्थी संकट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए भारत में लाखों लोग आ जाए, तब इन लाखों व्यक्तियों को, लाखों लोगों को आप कैसे मैनेज करोगे, कहाँ रहने की जगह दोगे, कहाँ मेंटेन करोगे, कहाँ इन्हें किस तरीके से कानूनी और बाकी अधिकार दोगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ी समस्या हो जाती है कि क्या हम एक अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार कर लें, तब हमारी सुरक्षा कहाँ जाएगी। और अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है विश्व नागरिकता। विश्व नागरिकता, ठीक है। विश्व नागरिकता का कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि जैसे अब आप इंटरनेट फोन, सोशल मीडिया,
इंटरनेट, फ़ोन, सोशल मीडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब से हुई हैं तब से आपको बहुत छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वह दूसरे देशों के बारे में पता चल गई। इवन घर में किस तरह की आदतें हम अपनाते हैं वो भी, जैसे कि आप इंस्टा रील या फिर अगर हम यूट्यूब शॉर्ट्स की बात कर ले तो आप उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो केवल आपको भारत के संदर्भ, केवल इंडिया की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही कि हमारे घरों में किस तरह की मानसिकता या फिर किन मुद्दों पर रील्स बनाई जा रही, आपको दूसरे देशों का भी पता चल रहा है कि वो किस तरह का कंटेंट रखते हैं, समझ में आती है वो चीज़ें। तो हम कितना उस चीज़ से एक जुड़ाव जो है वह महसूस करने लगते हैं, हम जिसे नहीं जानते, दूसरे देश का कोई व्यक्ति, हम फॉलोअर हैं उसके। तब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि हम लगातार इससे विश्व को समझते हैं और उसकी गतिविधियों को भी। तो यहाँ पर आपको, आप विश्व को समझते हैं प्लस उसकी गतिविधियों को भी देख पाते हैं, है ना, वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं इनको भी आप समझ पाते हैं। तब ऐसे में अच्छा, जैसे कि हम अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल रूस यूक्रेन युद्ध, तब ऐसे में इंडिया की स्टेटमेंट देता है कि भारत ना तो रूस की तरफ है ना यूक्रेन की तरफ है, वह पीस की साइड है, वह शांति की तरफ है। हम देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर युद्ध होता है तो पूरा जो विश्व है कहीं ना कहीं शांति और सहानुभूति की बात करता है, शांति की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने दूसरे देश के नागरिकों और वहाँ की जो गतिविधियां थी उसके बारे में आपने सोच लिया, सहानुभूति आपको हो गई, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये भाव आ गया कि ये मतलब अब ये नहीं है कि ये हमारे देश में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि किसी विश्व के ऐसे छोर पे हो रहा है जिसका आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप उससे एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो विश्व एक तरह से वैश्विक कुटुंब का भाव है, जो एक पूरे वैश्विक समाज का निर्माण है, ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे बच्चों कि जैसे कि राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, एक वर्ड यही हो सकता है विश्व नागरिकता, कि राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार एक जुड़ाव महसूस करना, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जुड़ाव महसूस करना, ठीक है। यही जुड़ाव आपको विश्व नागरिकता की जो बात है, ग्लोबल सिटीजनशिप की जो बात है, अवधारणा, इसको समर्थन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई जो इसके समर्थक हैं वह वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसको हर जगह न्यूनतम अधिकार तो मिल ही जाए अगर वह अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो। अब देखो बच्चों, राष्ट्रीय नागरिकता का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, तो राष्ट्रीय नागरिकता मतलब ठीक है एक राष्ट्र और उसके सिटीजन्स के बीच में। लेकिन आज वर्तमान में कुछ समस्याएं ऐसी हैं, राष्ट्र नागरिकता हमें क्या दे रहा है, हमें सुरक्षा, अधिकार, पर अब हमारी सुरक्षा और हमारे जो अधिकार हैं वह केवल राष्ट्रीय नागरिकता से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, बल्कि कुछ समस्याएं ऐसी है कि यहाँ पर ये अगर आपको सॉल्व करनी है तो इसके लिए आपको वैश्विक नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपनाना होगा। वैश्विक नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है आपको इसको अपनाना होगा, ठीक है। तो विश्व नागरिकता की ओर हमें बढ़ना चाहिए, ऐसा इसमें कहा जाता है। चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चंस देखो जरा। राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है, ठीक है। आपको बताना है कि कैसे समान सदस्यता तो है ही, लेकिन आपके दायित्व जो है वह भी अधिकारों के साथ साथ शामिल है। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक के अधिकारों का उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं और राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है। अब आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। जिन बच्चों को ऐसा लगे कि अच्छे आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक बार थोड़ा सा रफ राइटिंग जो है वह कर लीजिए, उसके बाद फिर आप देख लीजिए क्या आपने अननेसेसरी लिखा है, उन सेंटेंस को काट के फेयर राइटिंग जो है वह कर ले। जो बच्चे बहुत अच्छा आंसर लिख पाए वो कमेंट में अपना आंसर जरूर डालें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से ना करें। समान अधिकार तो दे दिए लेकिन उसका प्रयोग समानता से नहीं हो पा रहा है, तो इसकी क्या व्याख्या हो सकती है। भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किन्हीं 2 संघर्षों पर टिप्पणी कीजिए। रिसेंटली है ना, किन अधिकारों की जो मांग है वह की गई।
शरणार्थियों की क्या समस्याएं हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शरणार्थियों को लेकर क्वेश्चन आ भी चुका है। शरणार्थियों की क्या समस्याएं हैं और वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है। देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों की आप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं और प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में क्या योगदान दे सकते हैं। लास्ट है कि भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों को भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। और नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। क्लियर है, कर पाओगे इस चीज को। तो वैश्विक नागरिकता का विचार क्या है कि किसी की पहचान भूगोल या राजनीतिक सीमाओं से परे है और जिम्मेदारियों या अधिकार का एक व्यापक वर्ग मानवता में सदस्यता से प्राप्त होता है। ग्लोबल सिटीजनशिप इज अम्ब्रेला term for social, political, environmental and economic action of globally minded individual and communities on a worldwide scale। तो हम देखें कि वैश्विक रूप से जब आपको सभी तरह के जो अधिकार हैं वे प्राप्त हो सके, वही आपका एक तरीके से ग्लोबल सिटीजनशिप है कि आपका राष्ट्रीय सीमाओं से परे है ना, राष्ट्रीय सीमाओं से परे आप मानवता की सदस्यता रखते हैं, इस वजह से आपको जो नागरिकता है वह दी जा सकती है। तो ये थी आज की क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं स्क्रीनशॉट के रूप में है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी चीज़ों को हमने समझ लिया है। कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि छोड़ दिए हों, कुछ एग्जाम्पल्स जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ने में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा नागरिकता क्या है, नागरिकता को एक टर्म में परिभाषित किया, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता, है ना। बाकी हमने देखा कि पूर्ण व समान सदस्यता से क्या तात्पर्य है, समान अधिकार से क्या तात्पर्य है, नागरिक और राष्ट्र का क्या संबंध है, सार्वभौमिक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता की जो बात है वह हमने की। पीटी के कुछ क्वेश्चंस देखे, लास्ट में हमने मेंस के क्वेश्चंस भी देखे और आपको इसमें क्या क्या तैयार करना है उसकी भी बात हमने की। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल संडे को। जो आपकी समान सिविल संहिता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में हम एक लाइव सेशन में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उस विषय से संबंधित एस्पेक्ट्स या आयाम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।